नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जीके का वन शॉट मैराथन। इस एक ही वीडियो में हम पूरा यूपी जीके कवर करेंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, भूगोल हो, कला संस्कृति हो या फिर यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सब कुछ एक ही क्लास में, बिल्कुल आसान भाषा में और ट्रिक्स के साथ। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए। भी हैं। हम्म। तो चलिए एक सवाल से इस सफर की शुरुआत करते हैं। जिस प्रदेश को आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तो फिर इसकी पहचान कैसे बनी? इसका नाम, इसकी राजधानी, इसके प्रतीक चिन्ह, ये सब कैसे तय हुए? और क्यों तय हुए, ये भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके नामकरण के इतिहास से। ये टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोट्स में देखें तो 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। काफी सीधा साधा नाम है, मतलब बस दिशा के आधार पर। हाँ बिल्कुल, लगता है जैसे किसी अफसर ने नक्शे पर एक इलाका खींचकर उसका नाम रख दिया हो। बहुत ही प्रशासनिक सा। सही बात है। ये ब्रिटिश भारत का नक्शा था, जहां नाम संस्कृति या इतिहास से नहीं बल्कि दिशा और प्रशासन की सहूलियत से तय होते थे। फिर 1877 में इसमें आगरा और अवध भी जुड़ गया। अच्छा, तो नाम और लंबा हो गया होगा। हाँ, ये हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। मतलब जैसे किसी के नाम के साथ उसका पूरा पता जोड़ दिया गया हो। हाँ, बिल्कुल। ये दरअसल प्रशासनिक विलय को दिखाता है। अवध का पूरी तरह से विलय हो चुका था और अब उसे आधिकारिक नाम में जगह देना जरूरी था। और फिर यहाँ से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। 1902 में जी, नाम को थोड़ा सुधारा गया और ये बना आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। यहाँ पहली बार संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस शब्द आया। ये एक बड़ा बदलाव था। हाँ, सिर्फ दिशा बताने वाले नाम से हटकर एक ऐसी पहचान की तरफ बढ़ना जो जुड़ने या एकजुट होने का संकेत दे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। संयुक्त शब्द का आना महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये उस दौर की राजनीति को भी दर्शाता है। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे एक एकीकृत राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई की चेतना बन रही थी। और फिर 1937 में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, नाम को और सरल कर दिया गया। सिर्फ संयुक्त प्रांत। जी, सिर्फ संयुक्त प्रांत। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि संयुक्त प्रांत नाम कब से प्रभावी हुआ। और आखिरकार आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। एकदम सही। और इसीलिए तो अब इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक तरह से राज्य के आधुनिक अवतार का जन्मदिन है। वाह, एक प्रांत से प्रदेश बनने का सफर है। बिल्कुल, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है। तो जैसे जैसे नाम बदला, वैसे वैसे सत्ता का केंद्र यानी राजधानी भी बदलती रही। ये भी एक कमाल की कहानी है। नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक दी है। एपीएल, क्रिकेट के आईपीएल की तरह। एपीएल, अच्छा। ए से आगरा, पी से प्रयागराज और एल से लखनऊ। पर सवाल यह है कि ये बदलाव हुए क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ शहरों का बदलना नहीं बल्कि सत्ता की प्रकृति का बदलना था। ए यानी आगरा 1836 से वो मुगलिया सल्तनत की विरासत थी। अच्छा, तो अंग्रेजों ने उसी पुराने शक्ति केंद्र को अपना लिया। हाँ, शुरुआत में उनके लिए वही सबसे आसान था। लेकिन फिर 1858 में राजधानी प्रयागराज चली गई। ये साल तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद का है। इसका कोई सीधा कनेक्शन है? अरे सीधा कनेक्शन है, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था। 1857 के गदर ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। तो उन्हें एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए थी। सुरक्षित भी और रणनीतिक रूप से बेहतर भी, जहां से गंगा के रास्ते पूरे उत्तर भारत पर नजर रखी जा सके। प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहते थे, इन सभी पैमानों पर खरा उतरता था। वो ब्रिटिश सत्ता का नया मजबूत गढ़ बना। और फिर एल यानी लखनऊ 1921 में आंशिक और 1935 से पूरी तरह से राजधानी बन गया। ये बदलाव क्यों हुआ? प्रयागराज तो ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था ही। यहाँ राजनीति और संस्कृति का खेल है। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद तेज हो रहा था। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं था, वो अवध की तहजीब का केंद्र था। बिल्कुल, वो नवाबी तहजीब, कला और एक तरह से उस पुरानी भारतीय शान का प्रतीक था। लखनऊ को राजधानी बनाना एक तरह से उस सांस्कृतिक पहचान को वापस मुख्य धारा में लाने और स्थानीय अभिजात वर्ग को साधने की एक राजनीतिक कोशिश थी। वाह, तो ये एपीएल का सफर असल में मुगल विरासत से ब्रिटिश प्रशासनिक मजबूती और फिर वापस सांस्कृतिक राजनीतिक केंद्र की ओर लौटने की कहानी है। अब ये ट्रिक सिर्फ रटने की चीज नहीं रही। सही बात है। चलिए अब पहचान की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और राज्य के प्रतीकों पर आते हैं। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे एक नंबर दिलाते हैं। हाँ, ये तो जरूर याद होने चाहिए। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। हाँ, ये एक लिस्ट की तरह लग सकते हैं, पर इनके पीछे भी कोई वजह होगी। जरूर है। जैसे बारहसिंघा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की खास पहचान है। अच्छा, सारस क्रेन की जोड़ी हमेशा साथ रहती है, जो वफादारी और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। और पलाश, जब ये खिलता है तो पूरा जंगल सिंदूरी हो जाता है। ये ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। तो ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये प्रदेश की प्रकृति और संस्कृति का सार हैं। बिल्कुल। इन सब में राजकीय चिन्ह सबसे ज्यादा दिलचस्प है। नोट्स में बताया गया है कि ये 1938 में स्वीकृत हुआ। एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीरधनुष। जी, मछलियां और तीरधनुष का एक साथ होना, इसका क्या मतलब है? ये चिन्ह अपने आप में उत्तर प्रदेश की आत्मा है।
2 मछलियां अवध के नवाबों का शाही प्रतीक थीं, जो मुस्लिम शासन की विरासत को दर्शाती हैं। और तीरधनुष? वही तीरधनुष भगवान राम का प्रतीक है, जिनका सीधा संबंध अयोध्या से है, यानी सनातन परंपरा की विरासत। अरे वाह! 1938 का साल सोचिए। देश में आजादी की लड़ाई चरम पर है, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में एक ऐसा चिन्ह अपनाना जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शासकों की विरासत को बराबर का सम्मान दिया गया हो, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत शक्तिशाली बयान था। तो ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा संदेश था। ये जानना कि इसे 1938 में अपनाया गया, इस पूरे चिन्ह को एक नया आयाम देता है। सही बात है। तो इस चिन्ह ने प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को समेट लिया। अब देखते हैं कि ये पहचान आज के प्रशासनिक नक्शे पर कैसी दिखती है। प्रदेश का ढांचा कैसा है? आज के उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। ये आंकड़े तो लगभग हर तैयारी करने वाले को पता होते हैं। हाँ, ये तो बेसिक है, लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये संरचना स्थिर नहीं है। जैसे 18वां यानी सबसे नया मंडल अलीगढ़ है, जो 2008 में बनाया गया। अच्छा, ये हाल ही की बात है? जी। ये दिखाता है कि बेहतर प्रशासन के लिए समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक हिस्सा है एनसीआर, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली का पड़ोसी होने का फायदा। हाँ, इसके 8 जिले एनसीआर में आते हैं। नोट्स में इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है, मेघ गा ब ब हामू शा। हाँ, ये निमोनिक्स बहुत काम के होते हैं। हाँ, यानी मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। पर मेरा सवाल ये है कि शामली जैसे जिले के एनसीआर में सबसे आखिर में जुड़ने का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक टैग है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है। एनसीआर में शामिल होने का मतलब है कि उस जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष फंड मिलता है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, बिजली, पानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रियल एस्टेट और उद्योगों के लिए वो एक आकर्षक जगह बन जाती है। तो हाँ, शामली के लिए एनसीआर में जुड़ना विकास की एक नई राह खोलने जैसा है। तो ये जानना कि कौन सा जिला सबसे नया है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं सीमाओं की। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है। कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला के 9। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसे याद कैसे रखा जाए? सबसे अच्छा तरीका है नक्शे को दिमाग में बिठाना और दिशा के हिसाब से चलना। उत्तर में देखिए, पहाड़ी राज्य हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। जी, और हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर जिले की सबसे छोटी सीमा लगती है। ये अक्सर एक ट्रिकी सवाल बनता है। ठीक है, उत्तर में पहाड़ हो गए, फिर पश्चिम में आते हैं हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। और दक्षिण में है मध्य प्रदेश, जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है। ये 11 जिलों को छूती है। 11 जिले? और सोनभद्र खुद एक अनोखा जिला है। वो कैसे? ये 4 राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है। वाह, ये तो कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और पूरब में बिहार और झारखंड तो हैं ही। ये तो हो गई राष्ट्रीय सीमाएं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, नेपाल के साथ। जी। और नोट्स में इसके लिए भी एक ट्रिक है, जो एक पूरी कहानी जैसी है। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। हाँ, ये तो काफी विस्तृत है, लेकिन इस तरह की तरकीबें काफी काम आती हैं जब आपको 7 जिलों का क्रम याद रखना हो। हाँ, इससे जिले निकलते हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। बिल्कुल, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं। और ये सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये व्यापार, संस्कृति और लोगों के आपसी रिश्तों का एक बहुत बड़ा गलियारा है। चलिए अब कुछ सीधे सीधे आंकड़ों पर आते हैं, जो किसी भी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर अपने आप में शायद उतना याद न रहे, लेकिन जब हम इसे भारत के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में देखते हैं तो इसका महत्व समझ आता है। सही बात है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। सोचिए, देश का लगभग 7.5% भूभाग सिर्फ एक राज्य के पास है। और हम क्षेत्रफल में चौथे सबसे बड़े राज्य हैं। जी, जनसंख्या में तो हम पहले नंबर पर हैं ही। और इस चौथे नंबर को याद रखने के लिए भी नोट्स में एक मजेदार ट्रिक है, रामू। हाँ, यानी सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश। ये क्रम अक्सर परीक्षाओं में गड़बड़ा जाता है, लेकिन रामू से ये आसानी से याद रहेगा। बिल्कुल। और ये विशालता सिर्फ राज्य के स्तर पर नहीं, राज्य के भीतर भी दिखती है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। राज्य का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा जिला हापुड़ है। एक ही प्रदेश के अंदर जमीन के आकार में इतनी बड़ी विषमता होना, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में कई छोटे छोटे प्रदेशों को समेटे हुए है। तो खोलकर समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। हमारे स्रोतों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश को मोटे तौर पर 3 फिजिकल रीजन्स में बांटा गया है। 3 मुख्य हिस्से हैं। हाँ, और सच कहूं तो अगर ये 3 हिस्से समझ आ गए ना, तो समझ लीजिए 80% काम हो गया। बिल्कुल। सबसे ऊपर उत्तर में है भाभर और तराई का क्षेत्र, फिर बीच में वो विशाल मैदान, गंगा यमुना का मैदान। हाँ। और फिर सबसे नीचे दक्षिण का पठारी भाग। एकदम सही। ये एक तरह से उत्तर से दक्षिण की यात्रा है। सबसे पहले हम हिमालय के कदमों में खड़े होते हैं, फिर हरे भरे मैदानों से गुजरते हैं,
और अंत में भारत के प्राचीन पठार पर पहुंच जाते हैं। तो शुरुआत सबसे ऊपर से ही करते हैं, भाबर क्षेत्र से। हाँ कल्पना कीजिए कि नदियां हिमालय से पूरे वेग से नीचे उतर रही हैं, हाँ अपने साथ बहुत कुछ लेके। हाँ वो अपने साथ भारी भारी कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं। हाँ। भाबर वही इलाका है जहां ये पत्थर जमा हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी नदियां इन पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं, जैसे कोई जादू हो गया हो। बिल्कुल और जाहिर है जहां जमीन पर सिर्फ कंकड़ पत्थर हूं वहां खेती लगभग नामुमकिन। हाँ। ये सहारनपुर से शुरू होकर कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी की तरफ फैली हुई है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, करीब 34 किलोमीटर, और पूरब की तरफ जाते जाते कम होती जाती है। अच्छा, इसे याद रखने का एक तरीका हो सकता है। भाबर सुनने में भारी जैसा लगता है। सही है। तो जहां भारी पत्थर मिले वो भाबर है, ये तो आसान है। हाँ। लेकिन उन नदियों का क्या होता है जो गायब हो गई? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से दूसरा क्षेत्र यानी तराई शुरू होता है। अच्छा। भाबर में जो नदियां पत्थरों के नीचे विलुप्त हो गई थीं, वो यहाँ फिर से सतह पर आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ जमीन समतल है और मिट्टी महीन है, तो पानी फैल जाता है और ये पूरा इलाका दलदली बन जाता है। मतलब हवा में नमी बहुत ज्यादा होगी, जमीन हमेशा गीली रहती होगी। बिल्कुल। और जहाँ नमी और पानी ज्यादा होगा वहाँ मच्छर भी खूब होंगे। हाँ, मैंने भी सुना है कि गोरखपुर और आसपास के इलाकों में जापानी बुखार जैसी बीमारियों का एक बड़ा कारण यही तराई की ज्योग्राफी है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र की यही नमी जहाँ एक तरफ बीमारियों का कारण बनती है, वहीं दूसरी तरफ ये कृषि के लिए वरदान भी है। अच्छा, वो कैसे? ये क्षेत्र गन्ना और धान जैसी फसलों के लिए, जिन्हें बहुत पानी चाहिए, एकदम परफेक्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज, ये पूरा बेल्ट गन्ने और धान की बम्पर पैदावार के लिए जाना जाता है। समझ गया। तो तराई को याद रखने के लिए हम तैरना शब्द पकड़ सकते हैं। ये अच्छा है। जहां पानी इतना हो कि तैरने का मन करे, वो तराई है। तो उत्तर का हिस्सा क्लियर है। पहले भारी पत्थर यानी भाबर, फिर पानी वाला दलदल यानी तराई। अब भाबर तराई से नीचे उतरकर यूपी के दिल में आते हैं, मध्य का विशाल मैदान, जिसे गंगा यमुना का दुआब भी कहते हैं। और ये यूपी का सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। असल में भारत की ज्यादातर आबादी को सदियों से इसी मैदान ने पाला पोसा है। इस मैदान के बारे में एक बात मैंने पढ़ी कि इसका एक खास ढाल यानी स्लोप है। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब अगर आप सहारनपुर में एक गेंद लुढ़काएंगे तो वो लुढ़कते लुढ़कते बलिया की तरफ जाएगी। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस ढाल का बहुत बड़ा महत्व है। ये कोई मामूली बात नहीं है। यही वो कारण है जिसकी वजह से गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती जैसी सारी बड़ी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। अच्छा, तो ये है कारण। जी हाँ, प्रकृति का पूरा ड्रेनेज सिस्टम इसी स्लोप पर काम कर रहा है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस टॉपिक पर आ रहे हैं जो शायद एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। खादर और बांगर। हाँ, खादर और बांगर मिट्टी दोनों ही जलोढ़ मिट्टी हैं, मतलब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। पर इनमें फर्क क्या है? फर्क बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए, खादर वो इलाका है जो नदी के बिल्कुल पास है। यहाँ लगभग हर साल बाढ़ आती है। अच्छा। और हर बाढ़ अपने साथ मिट्टी की एक नई ताजा परत बिछा जाती है। ये नई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं। अच्छा, तो खादर में खाद शब्द छिपा हुआ है, कह सकते हैं। मतलब ये खाद वाली नई और अच्छी मिट्टी है। ये तो बढ़िया ट्रिक है। तो फिर बांगर क्या हुआ? बांगर वो ऊंचे इलाके हैं जहाँ कभी बाढ़ का पानी पहुंचता था, लेकिन अब नहीं पहुंचता। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। मतलब हजारों सालों से वहां नई मिट्टी नहीं जमी है। बिल्कुल। इसलिए इसकी उर्वरता यानी फर्टिलिटी खादर की तुलना में कम होती है। तो अगर खादर को खाद से याद रखा तो बांगर को बेकार या बासी से याद रख सकते हैं। जो पुराना हो गया वो बांगर है। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। खादर मतलब नई उपजाऊ मिट्टी और बांगर मतलब पुरानी कम उपजाऊ मिट्टी। इस मैदान के बारे में एक और गहरा तथ्य जोड़ती हूँ जो हमारी स्रोतों में भी है। इस मैदान का निर्माण प्लाइस्टोसिन युग में हुआ था और इसकी गहराई जानकर शायद आप हैरान हो जाएं। बताइए। यहाँ जलोढ़ यानी मिट्टी की जो परत है वो कहीं कहीं 4500 से 6000 मीटर तक गहरी है। एक मिनट, क्या 6000 मीटर? मतलब करीब 6 किलोमीटर? जी हाँ, 6 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पैरों के नीचे 6 किलोमीटर तक सिर्फ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। उसके बाद कहीं जाके चट्टानें शुरू होती हैं। बिल्कुल। हम लोग एक तरह से मिट्टी के समंदर के ऊपर खड़े हैं और यही गहराई है जो उत्तर भारत की विशाल आबादी को सदियों से पोषित करती आ रही है। अविश्वसनीय है। चलिए अब इस उपजाऊ मैदान से निकलकर यूपी के तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं। दक्षिण का पठारी भाग। ये यूपी का सबसे दक्षिणी, पथरीला और पहाड़ी हिस्सा है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी ये यूपी का सबसे पुराना भूभाग है। इसमें मुख्य रूप से ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिले आते हैं, जिसे हम आमतौर पर बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ की ज्योग्राफी मध्य के मैदान से बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग। यहाँ का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। रुकिए, ये तो अजीब बात है। अभी हमने बात की कि पूरे यूपी का ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, लेकिन सिर्फ इस हिस्से का उल्टा क्यों? बहुत ही शानदार सवाल। इसका कारण ये है कि ये पठार असल में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ही नहीं। जियोलॉजिकली ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी विस्तार है। अच्छा। और पूरे प्रायद्वीपीय पठार का ढलान उत्तर की ओर है। इसी वजह से
मध्य प्रदेश के पठार से निकलने वाली नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन। ये सब उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तर प्रदेश में आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। एकदम सही, गंगा में नहीं, यमुना में। जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी, और इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं भी बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पथरीली जमीन है, पानी की कमी रहती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इन परिस्थितियों के कारण यहाँ वही फसलें उग सकती हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इसीलिए ये क्षेत्र दलहन यानी दालों और तिलहन यानी तेल वाले बीजों की खेती के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। इसे याद रखने की एक सीधी सादी ट्रिक हो सकती है, जहां पत्थर हैं वहां दाल है। मतलब पठारी बुंदेलखंड में दालों की खेती प्रमुख है। ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का। और हाँ, एक और तथ्य जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, जब हम दक्षिण की पठार की बात करते हैं तो सबके दिमाग में सिर्फ बुंदेलखंड आता है। हाँ, लेकिन इस पठारी भाग में बघेलखंड का भी कुछ हिस्सा आता है, जिसमें सोनभद्र और चंदौली के कुछ इलाके शामिल हैं। और इस बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है। ठीक है, तो हमने यूपी के तीनों हिस्सों को समझ लिया है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे एक नंबर के सवाल के रूप में परीक्षा में आ सकते हैं। रैपिड फायर की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। पूर्व से पश्चिम यूपी 650 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर चौड़ा है। इसे याद रखने का एक विजुअल तरीका है। 650 बड़ा नंबर है तो वो लेटी हुई रेखा यानी लंबाई है। 240 छोटा नंबर है तो वो खड़ी रेखा यानी चौड़ाई है। बहुत बढ़िया। एक और हॉट टॉपिक है सोनभद्र जिला। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। हाँ, इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन क्यों? इसे पावर कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कोयले के विशाल भंडार है और जहाँ कोयला है वहाँ थर्मल पावर प्लांट्स है। एनटीपीसी के कई बड़े प्लांट्स सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र में है। अच्छा, तो यहाँ से बिजली पूरे देश में जाती होगी? जी, यहाँ से पैदा होने वाली बिजली सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को सप्लाई की जाती है। ये नेशनल पावर ग्रिड का एक बहुत महत्वपूर्ण हब है। ये हुई ना इनसाइट वाली बात। अब कुछ और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यूपी पूरी तरह समतल है, पर ऐसा नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। सहारनपुर जिले के बिल्कुल उत्तरी भाग में हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी शिवालिक की पहाड़ियां मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, वो भी वहीं है, अमसोट चोटी। अमसूट चोटी। इसे याद रखने का भी एक मजेदार तरीका है। यूपी के नक्शे में सहारनपुर सबसे ऊपर यानी टॉप पर है, तो सबसे ऊंची चोटी भी वहीं होगी। सही है। दूसरा, इसके नाम में आम आता है अमसोट। और सहारनपुर अपने आमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बेहतरीन कनेक्शन। अगला महत्वपूर्ण विषय है बीहड़, रवीन्स। ये चंबल और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ है। बीहड़, हाँ। जब नदी का पानी तेजी से बहता है तो वो मुलायम मिट्टी को काटकर गहरी गहरी नालियां बना देता है। इन्हीं गहरी ऊबड़ खाबड़ घाटियों को बीहड़ कहते हैं। परीक्षा में इसके लिए एक तकनीकी शब्द पूछा जाता है, अवनालिका अपर्दन। गली अपर्दन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इटावा और आगरा हैं। जी, इटावा सबसे ज्यादा। मुझे लगता है ऐसे तो हम सब अपनी फिल्मों से याद रख सकते हैं। पुरानी फिल्मों में हमेशा सुना है चंबल के डाकू बीहड़ में छिपते थे। एकदम सही। आज भी जब आप इटावा के पास ट्रेन से गुजरते हैं तो आपको दूर तक वो कटा-फटा लैंडस्केप दिखता है। उसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है। ये विजुअल मेमोरी फैक्ट्स को याद रखने में बहुत मदद करती है। और अब एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे पूछा जाता है, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? ये बहुत कॉमन सवाल है। जवाब है 7 जिले। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। तो इन 7 जिलों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक सुपर ट्रिक है। बताइए। एक लाइन याद कर लीजिए। झांसी के ललित ने हमीर, महोबा और बांदा का चित्र जालौन में बनाया। वाह। चलिए इसे तोड़ते हैं। झांसी से झांसी, ललित से ललितपुर, हमीर से हमीरपुर, महोबा से महोबा, बांदा से बांदा, चित्र से चित्रकूट और जालौन से जालौन। एक लाइन में 7 जिले याद। बहुत शानदार ट्रिक है ये। तो आज के साथ हम आज की एक गहरी और जानकारी भरी बातचीत समाप्त करते हैं।